को जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। 20 करोड़ रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा पैसा होता है ये, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए इसके क्या मायने हैं जरा सोचकर देखिए। आईपीएल की सबसे सस्ती टीम पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स, उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू ही ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम की तो ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपए है। ऐसे में 20 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइस क्या मायने हैं इसके इन टीम्स के लिए। जाहिर सी बात है, जो आईपीएल का खेल आपको टीवी पर दिखता है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसे का खेल तो पीछे पीछे चलने लग रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए समझते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल। Indian Premier League has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues, we'll try and be successful. दोस्तों पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आईपीएल के शुरू होने से करीब 1 साल पहले आईसीएल की स्थापना करी गई थी। आईपीएल नहीं, आईसीएल, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसकी खास बात यह थी कि इसे एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। वही कंपनी जो जी टीवी, जी न्यूज चलाती है टीवी पर, इसी कंपनी ने इस लीग को बनाया था। इस आईसीएल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल वाला ही था। अलग अलग शहरों की टीम होगी, प्लेयर्स को ऑक्शन किया जाएगा, वो टीम्स खरीदेंगी प्लेयर्स को और ये टीम्स फिर एक दूसरे के साथ खेलेंगी। लेकिन इस आईसीएल को ना तो हमारे क्रिकेटिंग बोर्ड बीसीसीआई ने रेकग्नाइज किया, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड आईसीसी ने रेकग्नाइज की। इनफैक्ट ये दोनों बहुत नाराज थे ये देखकर कि बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर्स इस आईसीएल में खेलने जा रहे थे। प्लेयर्स को इस आईसीएल में खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में सैलरीज बढ़ा दी प्लेयर्स और ये कहा कि जो प्लेयर्स जाकर आईसीएल में खेलेंगे हम उनको लाइफ टाइम बैन कर देंगे अपने और टूर्नामेंट से। बीसीसीआई नहीं चाहता था कि कोई ऐसी क्रिकेट लीग चले जो उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो। फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपना खुद का ऐसा ही एक लीग टूर्नामेंट अनाउंस किया, इंडियन प्रीमियर लीग नाम से, आईपीएल। उस वक्त बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनके अंडर ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। उन्होंने कहा इन्होंने आईसीएल से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली है, इनको ये आइडिया काफी टाइम से पहले से ही आ रहा था। ये आइडिया इससे पहले फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी पॉपुलर रहा था। इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है और एनबीए यूएसए में जो बास्केटबॉल का है। अप्रैल 2008 में पहला सीजन खेला गया आईपीएल का और जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेयर्स के ऊपर लगाई गई थी कि वो आईसीएल में ना खेले, उसकी वजह से धीरे धीरे मृत्यु हो गई आईसीएल टूर्नामेंट की। 2009 में आखिरी सीजन खेला गया आईसीएल का। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईपीएल का अगर बिजनेस मॉडल समझना है तो ये समझना होगा कि बीसीसीआई इस बिजनेस मॉडल के सेंटर में बैठा है। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये बीसीसीआई है। अगर आईसीएल जैसा टूर्नामेंट चल गया होता तो वो गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये जी एंटरटेनमेंट वाली कंपनी होती। अब ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, बीसीसीआई को भी एक प्राइवेट एंटिटी माना जाता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि बीसीसीआई सरकारी एजेंसी है, लेकिन सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है बीसीसीआई के ऊपर डायरेक्टली। बस बात यह है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मानता है कि बीसीसीआई इकलौती रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन टीम के लिए, इंडिया में क्रिकेट के लिए, इसी रीजन से बीसीसीआई यहां पर क्रिकेट को इंडिया में हेड करता है। अगर किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रेकग्नाइज करना बंद कर दिया तो बीसीसीआई को फिर अथॉरिटी नहीं कंसिडर किया जाएगा इंडिया में क्रिकेट की। और इसी रीजन से, क्योंकि बीसीसीआई को डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, पास्ट में काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर। लेकिन एनीवेज हम अपने टॉपिक पर वापस आए तो आईपीएल को कंडक्ट करवाने की, ऑर्गेनाइज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई के अलावा 3 और मेन कंपोनेंट्स हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल में। पहला, ब्रॉडकास्टर, जिस टीवी चैनल पे आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा, आईपीएल की टीम्स, जिन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। और तीसरा, स्पॉन्सर्स, जो प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं आईपीएल को और आईपीएल टीम्स को और एड्स देती हैं टीवी चैनल पर। बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है इस मॉडल में, जो कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। इनके लिए 2 मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। पहला है जो स्पॉन्सर्स पैसे देने लग रहे हैं बीसीसीआई को। स्पॉन्सर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक है टाइटल स्पॉन्सर, आपको याद होगा एक टाइम पर इसे कहा करते थे डीएलएफ आईपीएल, फिर आईपीएल को कहने लगे पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और आज के दिन कहते हैं टाटा आईपीएल। जिस ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर आईपीएल के पहले, इसे टाइटल स्पॉन्सर कहा जाता है, क्योंकि जब जब आप आईपीएल का नाम मुंह से लोगे
तब आपको इस कंपनी का दिमाग में नाम याद आएगा। तो ये ब्रांड्स बहुत सारा पैसा देते हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। शुरुआत में आईपीएल के पहले 5 सीजन्स में डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर रहा था और इनकी स्पॉन्सरशिप फीस थी 40 करोड़ रुपए हर साल के, जो इन्होंने बीसीसीआई को दिए थे। उसके बाद पेप्सी आया 79 करोड़ रुपीस पर ईयर। फिर वीवो ने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए, 2016-17 में 100 करोड़ रुपए और 2018-19 में 440 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट। 2020 का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 था और 2021 में वीवो वापस आ गया था। 2020 में वीवो ने विड्रॉ कर लिया था एज द टाइटल स्पॉन्सर, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही थी और ये एक चाइनीज कंपनी है, इसलिए 2020 में ड्रीम 11 आया था स्पॉन्सर करने के लिए। लेकिन उसके बाद वीवो वापस आ गया था 440 करोड़ के साथ। आप देख सकते हैं ये चाइनीज कंपनी कितना ज्यादा और पैसा दे रही है स्पॉन्सर बनने के लिए। इस साल के टाइटल स्पॉन्सर टाटा का एस्टिमेट किया गया है कि वो 330 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, जो कि वीवो जितना हाई नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो ये चाइनीज स्पॉन्सर्स के पीछे इतना क्यों भागते हैं। अब इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा मिलता है बीसीसीआई को, वो 50% अपने पास रख लेते हैं और बाकी 50% टीम्स को दे देते हैं। टाटा ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो अगले साल भी टाटा ही रहेगा स्पॉन्सर, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन रहेगा, शायद से वीवो वापस आ जाए। अब इसके अलावा होते हैं आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, कुछ ब्रांड्स जो आईपीएल की अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कि सीएट टायर्स ने जो स्ट्रैटेजी ब्रेक है उसे स्पॉन्सर कर रखा है। 30 करोड़ रुपए उन्होंने पे किए थे इस स्ट्रैटेजिक टाइम आउट में हमेशा सीएट टायर्स को स्पॉन्सर करने के लिए। इसके अलावा आपने कमेंटेटर्स को बोलते हुए सुना होगा कि पावर प्ले चल रहा है, क्रेड पावर प्ले चल रहा है, तो यहां पर क्रेड ने स्पॉन्सर किया। फिर एक इन्होंने बना रखा है ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच। ऐसे कई कंपनीज हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्पॉन्सर कर रही हैं और टोटल में एस्टिमेट किया गया है 210 करोड़ रुपए इन ऑफिशियल स्पॉन्सर से बीसीसीआई को मिलने लगे। अब स्पॉन्सरशिप से एक जरिया हो गया बीसीसीआई के लिए कमाई का। इसके अलावा दूसरा बड़ा जरिया है कमाई का बीसीसीआई के लिए, ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स देना। अब आईपीएल किसी ना किसी टीवी चैनल पर तो प्ले किया ही जाएगा। कौन से टीवी चैनल पर प्ले किया जाए आईपीएल को? हर टीवी चैनल चाहेगा कि मेरे टीवी चैनल पर प्ले हो ताकि और व्यूअरशिप मिल सके मुझे। इसलिए बीसीसीआई ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देता है पैसे के एक्सचेंज में टीवी चैनलों को। आईपीएल के पहले 10 सालों के लिए सोनी के पास ये मीडिया राइट्स थे। 2008 से लेकर 2017 तक इन्होंने टोटल में 8,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे इस पर, तो हर सीजन के लिए ऑलमोस्ट 820 करोड़ रुपए। लेकिन फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने इसके राइट्स खरीद लिए 16,400 करोड़ रुपए की कॉस्ट पर अगले 5 सालों के लिए। पर ईयर की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनती है 3,300 करोड़ रुपए। यहां पर भी आधा ये अमाउंट जो आता है पैसों का, ये बीसीसीआई अपने पास रख लेता है और बाकी आधा बाकी टीम्स की फ्रेंचाइजीज को मिल जाता है। अब अगर ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से यहां पर देखें, स्टार स्पोर्ट्स अगर 16